नमस्कार, प्रणाम आप सबको। आज के इस चर्चा के विषय को सूचित करना है। सबसे पहले पहला एपिसोड आप इसका देख चुके हैं। ये चर्चा भाग 1 हो चुकी है। आज चर्चा का भाग 2 है। ओबीसी वर्ग पर केंद्रित ये चर्चा, जिसमें आप प्रथम भाग में देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि स्वयं ये कितने दोषी हैं अपने पिछड़ेपन के लिए, अपने पराभव के लिए, अपने पतन के लिए। दूसरों को दोष देने की इनकी आदत, इनके पास जो भी समय होता है अपने सुधार के लिए, वो भी खत्म कर देते। तो ऐसे में आज दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे। पहले भाग में हमने 2 बिंदुओं पर चर्चा खास रूप से की थी। पहला बिंदु था कि ये समाज जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये आपस में एक दूसरे को बहुत नीचा दिखाते हैं। कहने को ये एक जाति के होते हैं या एक वर्ग के होते हैं, मगर जितना ये एक दूसरे को क्षति पहुंचाते हैं, जितना अपमानित करते हैं, जितना बुराई करते हैं, उतने जो फॉरवर्ड समाज होते हैं वे ऐसा नहीं करते। दूसरा बिंदु था कि इनके बीच में परस्पर वार्तालाप बहुत कम होता है। कभी गाहे बगाहे मीटिंगों में मिलते हैं या शादी ब्याह में मिलते हैं। वैसे जो वैचारिक आदान प्रदान रोज या किसी दिन बीच बीच में होना चाहिए, वो नहीं होता है या बहुत कम होता है। न दूरभाष का प्रयोग करते हैं, न चिट्ठी पत्री का प्रयोग करते हैं, और मिलने जुलने का भी बहुत कम अवसर होता है। तो इन 2 बिंदुओं पर विस्तार से प्रथम भाग में चर्चा हुई थी। अब दूसरे भाग में हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक है कि खेती जो मुख्य व्यवसाय है पिछड़े वर्गों का और सदियों से रहा है, खेती के प्रभाव क्या क्या है इन वर्गों पर। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि खेती के कारण पिछड़ापन बढ़ा हो, बैकवर्डनेस बढ़ी हो। इस पर चर्चा हम करते हैं कि खेती के कारण जड़ता आई, क्या आई, तो कितनी आई और दूर भी कैसे होगी। अब हम खेतिहर जातियों के इतिहास पर गौर करें तो देखते हैं कि वास्तव में जो खेती पर आश्रित जातियां रही हैं, चाहे वो किसान के रूप में या मजदूर के रूप में, वो आर्थिक रूप से भी पिछड़ी रही हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़ी रही हैं, सामाजिक रूप से पिछड़ी रही हैं। तो खेती का जुड़ा होना उसके पिछड़ेपन से कहीं ना कहीं बहुत गहरा संबंध रखता है। ये एक तथ्य है और सत्य भी है, कटु सत्य है। इस पर हम अगर ऐतिहासिक चर्चा करें, सामाजिक चर्चा करें, तो इससे इतर कोई तथ्य नहीं आएगा। ये कुछ अपवादों को छोड़ करके कि खेती में रहने वाले लोग आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं हुए। खेती से हट करके जिन लोगों ने, इन्हीं वर्गों में, वो खेती से हटे, दूसरे धंधों में लगे, तो देखते देखते उनमें आर्थिक और सामाजिक और शैक्षिक परिवर्तन आए, सुधार भी आए। तो खेती में एक बात तय हो गई कि जड़ता बहुत आती है। खेती से लगे हुए लोग काफ़ी जड़ होते हैं, काफ़ी रिजिड होते हैं, उनमें परिवर्तन करने की क्षमता बहुत कम होती है। वो अपने को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं और उसी की तरह का खेती में केंद्रित होकर के जीवन बिताते हैं। इसी में उन पर असर होता है, वो भाग्यवादी हो जाते हैं, क्योंकि दैव के सहारे, भाग्य के सहारे, कभी पानी बरसे तो सहारे, कभी आंधी तूफान आ जाए तो उसके पीड़ा में जीवित, तो हमेशा वो भाग्यवादी हो जाते हैं। उनको लगता है कि जो दैव करेगा वही होगा। तो उनके अंदर जो काम करने की और परिवर्तन लाने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, और जितना भी वो
शारीरिक मेहनत करते हैं वो करके और फिर भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं। तो ये जो जड़ता होती है वो खेती के कारण बहुत हद तक उन परिवारों में आ जाती है। अब जड़ता के साथ साथ क्या और परिवर्तन आ जाते हैं, वो खेती में इस तरह के काम होते हैं कि शिक्षा से भी वो दूर हो जाते हैं परिवार। आप आंकड़े उठा कर देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़ेपन के इनके कारण है, वो पूरा का पूरा परिवार सुबह से शाम तक खेती के कामों में लगा रहा और पढ़ने का समय नहीं मिलता रहा उनको। पढ़ने का कब जाएं, क्योंकि खेती के ऐसे काम होते हैं। वो तो बाद में जब कुछ कृषि यंत्र आ गए तब खेती में थोड़ा सा काम कम करना पड़ता है शारीरिक रूप से, नहीं तो जब पशु थे और पशुओं के द्वारा खेती होती थी, छोटे छोटे भी यंत्र नहीं होते थे, खुरपी फावड़ा हल बैल इस तरह के सारे संसाधन होते थे, तब वो खेती में लगातार ज़्यादा लगा रहता था। तो जड़ता खेती के कारण बढ़ती है। दूसरा, एक उसका स्वभाव जड़ क्यों हो जाता है, उसके अंदर एक घमंड का अंश आता है कि अरे मेरे पास तो ज़मीन है। भले ही उसके पास आय के साधन बहुत कम है, उसकी शुद्ध आय इतनी कम होती है कि परिवार के खर्चे चलाने मुश्किल होते हैं, लेकिन तब भी वो कहेगा अरे मैं तो 10 बीघे का किसान हूँ, 20 बीघे का किसान हूँ, 5 बीघे का किसान हूँ। वो अपने को सिक्योर फील करता है, सुरक्षित फील करता है। भले ही वो गरीब से और गरीब हो जाए, लेकिन वो अपने को सुरक्षित मानता है। उसको घबराहट बहुत कम होती है। मैंने गांव में खुद देखा है, आपने देखा होगा कि गांव का व्यक्ति सबसे कम घबराता है। उस आर्थिक स्थिति खराब होती जाएगी, कभी अच्छा खाना घर में ना मिल रहा हो तो भी वो संतुष्ट हो जाएगा। तो उसके कारण जो जड़ता का स्वभाव आया और संतोष की भावना आ जाती है, क्योंकि जब उसके खेती में जितना मेहनत कर सकता है उसके करने के बावजूद बहुत ज़्यादा पीढ़ी दर पीढ़ी से देख रहा है कि वो तरक्की नहीं होती है, तब वो संतोषी हो जाता है। और जब संतोष धन आ जाता है तब सब धन धूरी समान, जब यह आवे संतोष धन। तो इससे क्या होता है कि उसकी जो महत्वाकांक्षा होती है ऊंचे उठने की, जो ज़्यादा तरक्की करने की, वो महत्वाकांक्षा भी कम हो जाती है। तो खेती के प्रभाव के कारण तरह तरह के व्यक्तित्व में ऐसे लक्षण पैदा होते हैं जो हमारी उन्नति में बाधक होते हैं। हम एक और कहते हैं कि भले ही किसान को देखिएगा कि वो स्वयं इतना गरीब हो कि उसके पास खाने के लिए अनाज भी न बचे, और फिर भी वो यही कहता है कि अगर मैं खेती ना करूं तो देश खाएगा क्या। वो अपने को अन्नदाता समझ करके ही व्यवहार करता है, जबकि वास्तव में वो खेती करते हुए इस हद का अन्नदाता है कि वो अपने लिए ही अन्न जुगाड़ जुगाड़ करने में लगा रहता है, और वो भी नहीं जुगाड़ कर पाता है। उसके मुकाबले जो शहर में बसे हुए लोग हैं वे ज़्यादा अच्छा खाना खा लेते हैं, ज़्यादा सुख सुविधा से रह लेते हैं, शैक्षिक रूप से भी वो आगे हो जाते हैं। तो इन्हीं सब कारणों की खेती के से लगे होने के कारण वो जब ओबीसी का सर्वे होता है कि सरकारी नौकरियों में कितने लोग हैं, शैक्षिक स्तर पर कितना प्रतिशत है शिक्षा का, तो ओबीसी का रिजर्वेशन भी इन्हीं कारणों में हुआ कि उनमें नौकरियों में प्रतिशत बहुत कम रह गया। अब नौकरियों में प्रतिशत कहाँ से होगा जब शैक्षिक रूप से वो आगे नहीं गए। अब शिक्षा के क्षेत्र में कैसे कैसे तरक्की हो, वो सब प्रयत्न एक साथ चल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो आप इन किसानों का ओबीसी का जो कारण है वो खेती में जुड़े रहने के वजह से सबसे बड़ा पिछड़ेपन का कारण हो गया है। तो भी अब देश में 70% आबादी खेती से जुड़ी है, तो कम से कम 40% आबादी को बाहर हो जाना चाहिए, क्यों इतनी क्षमता नहीं है इस देश में, ज़मीन की उपलब्धता नहीं है। तो केवल 30-35% ही लोगों को खेती में रहना चाहिए। बाकी जो किसान और मजदूर हैं उनको दूसरे कामों में खोज करके कोशिश करके लग जाना चाहिए। खेती का जो वास्तविक कारण पिछड़ेपन का है वो मैं चर्चा करता रहा। और आप आंकड़े देखिए कि जो अगड़े लोग हैं
उनमें खेती करने वालों की संख्या बहुत कम है। आप ब्राह्मण वर्ण को देखिए, क्षत्रिय को देखिए, वैश्य को देखिए, उनमें खेती से जुड़े हुए लोग ना के बराबर होंगे। जो होंगे वो स्वयं खेतीहर नहीं होकर के खेत के काम कर नहीं करते हैं, वो किसी को काम के लिए दे देते हैं, स्वयं वो खेती करने में समय नहीं देते हैं। क्योंकि जब आप निकालोगे कि 1 एकड़ में या 1 हेक्टेयर में कितनी लागत आई और कितने उससे बिक्री होने के बाद शुद्ध आय कितनी होती है, नेट इनकम कितनी होती है, तो इतनी कम होती है कि उतनी कम के आधार पर कोई भी जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वर्ग हैं, जो उद्योग धंधे करने वाले वर्ग हैं, जो दुकानदारी करने वाले लोग हैं, वो खेती नहीं कर सकते हैं और तभी वो खेती करते भी नहीं हैं। तो पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण था कि ये जो खेती का जो काम है, ये आपको सोच करके, चिंतन करके इससे दूरी बनानी चाहिए। एक और बिंदु है जो पिछड़े लोगों के साथ जुड़ा है, वो बिंदु है कि ये समाज हमेशा शहर से दूर रहा। अर्बनाइजेशन इस समाज का कम हुआ। मैंने पूरे देश में स्वयं ही सर्वे किए हैं कि किसी भी तहसील के आसपास देख लीजिएगा, उसके आसपास बसे हुए गांव में भारी संख्या में ओबीसी जातियां मिलेंगी उन गांव में। लेकिन उन्हीं गांव के आसपास जो उनके केंद्र में कोई कस्बा है, शहर है, वहाँ का प्रतिशत जो जनसंख्या का होगा, वो प्रतिशत ओबीसी का बहुत कम होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में वो अगर 90-95% रहते हैं, तो शहर में वो 5% होना भी बड़ा मुश्किल है। तमाम शहरों को मैं जानता हूँ कि वहाँ 1%, 1.5-2% भी ओबीसी जातियाँ आपको नहीं मिलेंगी। तो ये जो शहरीकरण है वो आपके पिछड़ेपन का कारण है। अब शहरीकरण कैसे बढ़े? शहरीकरण, जिसको अंग्रेजी में अर्बनाइजेशन कहते हैं, इतना महत्वपूर्ण है कि दुनिया में आप अगर विकसित देशों के आंकड़े देखें तो जो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड है वो है अमेरिका। वो 80% से अधिक अर्बनाइज्ड है, शहरीकरण उसका 85-90% हो चुका है। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली है। चीन, वो 50% लगभग अर्बनाइज्ड है, तो उसका स्तर भी आप देख सकते हैं कि कितना शक्तिशाली राष्ट्र हो चुका है। भारत मात्र 30% अर्बनाइज्ड है, शहरीकरण इसका 30% हुआ है। और इस 30% में भी जो ग्रामीण क्षेत्र में वो जो पिछड़ी जातियां हैं, वो 30% नहीं, राष्ट्रीय पैमाना 30% है भारत का, मगर ओबीसी के लिए वो 95% है। 95% वो रूरल है, अर्बनाइज्ड हुआ ही नहीं है। तो इस देश के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो पिछड़ी जातियां हैं वो अर्बनाइज्ड हों, शहरीकरण के काम अपनाएं, कस्बों में जाने के जो काम होते हैं वो जाएं, वो करें, वो व्यवसाय स्वीकार करें। अब इन दो बिंदुओं पर आज हम चर्चा कर रहे थे। पहला था खेती में जड़ता का भाव आता है, इसलिए पिछड़ापन बढ़ता है। दूसरा कि हम रूरल में ज़्यादा रहते हैं और गांव से बाहर निकलने की कोशिश जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं करते। जिन परिवारों में गांव में कोशिश की गई और वो शहर में, चाहे नौकरी में गए चाहे व्यवसाय में गए, वो उन परिवारों के मुकाबले जो गांव में ही रह गए उनसे बहुत अधिक शिक्षित भी हुए, विकसित भी हो गए और आर्थिक रूप से भी ठीक हो गए। तो इसलिए अर्बनाइजेशन का अभियान पिछड़ी जातियों के जो संगठन हैं, सामाजिक राजनीतिक संगठन, उनको चलाना चाहिए। और इन सब के लिए केवल बैठे बैठे इतिहास का गाना गाते रहें कि हमको तो सवर्णों ने पीछे कर दिया,
हमको तो ब्राह्मणवाद ने पीछे कर दिया। इन बातों से कुछ होगा नहीं। केवल ये तो राजनीतिक भड़ास निकालेंगे। 1947 के पहले अंग्रेजों ने कोशिश उनकी यही थी कि भारत में ब्राह्मण विभिन्न सेवाओं में, जुडिशरी में, नौकरी में वो न हो। वो उनका कहना था कि ब्राह्मण न्यायी जाति नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कोशिश की थी। मगर विशेषता देखिए ब्राह्मण समाज की कि स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद उन लोगों ने इतनी प्रगति की कि चाहे सेवाओं का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई लिखाई शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय उद्योग धंधों का क्षेत्र हो, सब में उन्होंने बड़ी छलांग लगाई। उन्होंने बहुत प्रगति की। और ये पिछड़े समाज के लोग केवल गाना गाते रहे, संगठन गाना गाते रहे, राजनीतिक लोग गाना गाते रहे और अपने अकर्मण्यता का आरोप वो अगड़ों पर लगाते रहे कि उनके पिछड़ेपन के लिए अगड़े दोषी हैं। तो आइए ये दूसरा भाग हम समाप्त करें और फिर हम तीसरे भाग में अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये हम इसलिए पार्टों में बना रहे हैं ताकि जो इन समाजों से जुड़े हुए लोग हैं, वर्ग हैं, जातियां हैं, वो गंभीरता से चिंतन करें और ख़ास रूप से जो इनके सामाजिक संगठन हैं वो चिंतन के साथ में प्रोग्राम बनाए कि अपने इन पिछड़ेपनों को कैसे कैसे वे दूर करेंगे। मेरी शुभकामना है। और जो भी इस तरह के सहयोग वो अगड़े समाजों से लेना चाहें वो उनको वो भी मिल सकता है। और हमेशा भाईचारा विभिन्न समाजों में रहता है अगर व्यक्ति कोशिश करे। अगर व्यक्ति मान ले कि नहीं हमें तो सब परेशान ही करते हैं, सब परेशान करने के कारण आप कुछ आगे बढ़ने का काम नहीं करते हैं, तो फिर उसका इलाज नहीं है। तो आप निश्चित रूप से कोशिश करेंगे और अपनी जो डायग्नोसिस है, अपनी बीमारी, पिछड़ेपन की जो बीमारी है, उसके लक्षण पहचानिए, उसके डायग्नोज करिए और लक्षणों के आधार पर उसका ट्रीटमेंट करिए। लक्षणों के आधार पर दवा दीजिए। आप स्वयं वैद्य हैं, आप स्वयं डॉक्टर हैं, आप स्वयं मरीज भी हैं। तो मरीज जब स्वयं डॉक्टर है तो अपना इलाज खुद करे।